हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए 3rd। और देखो क्या बात है कि अम्ल और क्षार इनकी परिभाषा को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग संकल्पनाएं या अवधारणाएं दी है। इससे पहले अपन जो अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ चुके हैं वो पुराने जमाने की है। जो नए जमाने में क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अम्ल और क्षार की अलग अलग संकल्पनाएं दी हैं। तो अपनी जो बुक है उसके अंदर 3 अवधारणाएं हमें दी है। एक तो आरेनियस अवधारणा, दूसरी ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा और तीसरी है लुईस अवधारणा। तो इन अवधारणाओं में से आज अपन ये पहली अवधारणा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, आरेनियस अवधारणा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आरेनियस अवधारणा के बारे में कि इसने अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया, क्या कहा इसने अम्ल के लिए और क्या किया इसने क्षार के लिए। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आरेनियस अवधारणा। अवधारणा या संकल्पना बोलते हैं इसको, हाइपोथेसिस। तो देखो ये अवधारणा 1887 में दी गई थी और सबसे पहला ये वैज्ञानिक था जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। पहला वैज्ञानिक था और सन 1887 के अंदर इसने ये अवधारणा क्या करी थी, प्रस्तुत की थी। ठीक है, देखो उस दौरान ये पता नहीं था कि मूलक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, लेकिन उस दौरान एक बात पता चली इसको कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि उनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस आधार पर आरेनियस ने पदार्थों को 2 भागों में बांटा था। एक तो होते हैं विद्युत अपघट्य और दूसरे पदार्थ होते हैं विद्युत अनअपघट्य। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ तो वो पदार्थ थे जिनके विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती थी, और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ वो पदार्थ जिसके विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुछ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके पीछे का जो कारण ये यदि अपन देखें तो इसने जो कारण बताया था वो ये बताया था कि यदि पदार्थ को जल में घोला जाए और यदि वो अपने धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है तो वो विद्युत धारा का चालन करेगा, और यदि पदार्थ का जलीय विलयन है और जलीय विलयन बनाने के बाद में वो अपने धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त नहीं होता है तो वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि जब कुछ पदार्थों को जल में घोला जाता है तो वो अपने धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हो जाते हैं, और इस क्रिया का उसने नाम दिया था आयनन या वियोजन या अपघटन। यदि पदार्थ को जल में घोलने पर वो अपने धनायन ऋणायन में विभक्त हो जाता है तो ये विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है, आयनन, वियोजन या अपघटन कहलाती है। ठीक है, तो वही इसी आधार पर उसने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों ही विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि वो भी जल में घुल करके धनायन और ऋणायन के अंदर क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों ही तो जल में घुल करके वो क्या करते हैं, धनायन और ऋणायन देते हैं। तो इसने अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या दी उस समय, इसने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन या हाइड्रोजन आयन दे दे वो तो कहलाते हैं अम्ल, और ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद में OH- आयन दे दे वो कहलाते हैं क्षार।
जो जल में घुल करके OH माइनस आयन दे दे वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये तो शुरुआत की बात बताई मैंने भाई, अरेनियस ने अवधारणा दी किस आधार पर थी, तो इस अवधारणा में क्या बात बताई गई है वो समझते हैं अब अपन। फिलहाल हमें ये बात याद रखनी है कि कोई पदार्थ यदि जल में घुलने के बाद में धनायन और ऋणायन में विभक्त हो गया तो वो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा। कौन सा पदार्थ होगा, विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा। और अम्ल और क्षार दोनों ही कैसे होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। और कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हो उसका जल के अंदर अपने धनायन ऋणायन के अंदर विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है, आयनन कहलाती है, या वियोजन कहलाती है, या अपघटन कहलाती है। तो भाई अरेनियस अवधारणा के अनुसार सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अम्ल की, क्षार की बात बाद में करेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन को हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो इस आधार पर अपन कई अम्लों को बता सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये H2SO4 है, इसको आपने जल के अंदर घोला, यहां पर मैंने लिखा AQ का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा शब्द, एक्वा का मतलब होता है जल, केमिस्ट्री के अंदर अपन जल को एक्वा भी बोलते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन। तो एक्वा सॉल्यूशन कोई भी चीज है, यानी कि कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो उसके अणुसूत्र के अंत में कोष्ठक में क्या लिखा जाएगा, AQ। तो हमने इसको जल में घोला, तो जल में घोलने के बाद में ये एक तो देता है H+ और दूसरा देता है ये SO4-2। जल में घुलने के बाद में इसने क्या दे दिया, H+ दे दिया। क्या दे दिया, H+। तो इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं HCl। इसको भी मैंने जल में घोला, जल में घोलने के बाद में इसने दिया H+ एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और Cl- एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। इसके बाद में तीसरा उदाहरण लेता हूं मैं HNO3। जल में घोला हमने, तो ये क्या देता है, H+ एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और प्लस NO3- एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, आगे और उदाहरण लेवे इसी तरीके से। तो जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं अब H2CO3 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। तो ये आयन देता है साहब H+ एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और CO3-2 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ऐसे ही देखो, और H2SO3 इसको हमने जल में घोला, तो ये हो गया H+ एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और साथ में इसने दिया CO3-2 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ऐसे अगला एक उदाहरण ले लेते हैं H3PO4 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। तो देखिए, ये भी क्या देता है, H+ आयन देता है और साथ में यह आयन देता PO4-3 एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। और लास्ट एग्जांपल में लेता हूं CH3COOH। इसका ध्यान रखना हमें, इसको एक्वा सॉल्यूशन में घोला हमने, तो यहां से इसका H+ आयन मुक्त होता है H+ एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और बचा हुआ क्या है, CH3COO- के रूप में इधर निकल जाता है, CH3COO- एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। तो देखो, ये सारे जो पदार्थ जल में घुल करके क्या कर रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। सब जल में घुल करके क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, यानी कि ये सब पदार्थ कौन है, अम्ल है। ठीक है, H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3, H2SO3, H3PO4 और CH3COOH, ये सभी क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है कि समीकरणों को बैलेंस किया जाए। तो बैलेंस का मतलब है
कि ये जो तीर का निशान है इसका इधर वाला जो पदार्थ है वो तो कहलाता क्रियाकारक या अभिकारक, और तीर के निशान के इधर वाला जो पदार्थ है वो कहलाता है उत्पाद या क्रियाफल। तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है हमें, ठीक है। तो देखो बराबर करने के लिए क्या करता हूं मैं, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और इधर कितना 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दिया मैंने, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 हो गए और SO4 एक ही है, ठीक है। आवेश भी संतुलित है, मैं आपको बताता हूं। देखो ये अणु कैसा उदासीन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है लेकिन ये 2 से गुणा है तो +2 चार्ज हो गया टोटल, और इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इधर वाला चार्ज भी टोटल क्या हो गया, उदासीन हो गया भाई। +2 से -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उधर का चार्ज और इधर का चार्ज दोनों ही क्या है, 0 है, ठीक है। ऐसे इसको देख लो HCl, तो H इधर 1 है और Cl 1 है, ठीक है। ये उदासीन है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उदासीन, ठीक। H 1 आ गया, N 1 आ गया और O3 है तो O3 उधर है, ये उदासीन है तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, उदासीन, ठीक है। इसका देखो H2CO3, तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, तो यहां पर मैं 2 लगा देता हूं, हाइड्रोजन के परमाणु 2 कर दिए मैंने, C1 है, O3 है। अब आप देख लो आवेश भी भाई, इसके 2 प्लस है, प्लस चार्ज है लेकिन 2 से गुणा तो +2 हो गया, और ये -2 +2 से -2 कैंसिल। ऐसे ही इसका देख लो, यहाँ 2 लगा देंगे, हो जाएगा बैलेंस। इसका देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया मैंने, और यहाँ पर PO4 -3 है तो ये 3 से गुणा है, +3 -3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका आपने क्या किया कि H+ आइन यहाँ से निकलता है इसका, तो CH3COO माइनस के रूप में इधर निकल गया और ये H+ यहाँ रह गया, ठीक है। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब एक बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये 3 जो अम्ल है ये परबल अम्ल की श्रेणी में है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तो परबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। और कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये चारों अम्ल कौन सी श्रेणी में आते हैं, दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। तो परबल अम्ल तो क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं ये सीखते हैं, वीडियो पॉज करके नोट करो पहले आप इनको, ठीक है, कर लिया नोट। तो अब अपन ये समझते हैं कि ये परबल और दुर्बल बात आई कहां से है। हमें ये पता है कि अम्ल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, इनको जब जल में घोल दिया जाता है तो ये धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हो जाते हैं। लेकिन एक क्रिया का अध्ययन उस समय किया गया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा जो होती है वो अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, और कुछ के जलीय विलयन में से विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है। तो इसका कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिया, इसका कारण बताने के लिए भाई कुछ विलयन ऐसे हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है और कुछ में से कम प्रवाहित होती है। तो 2 उदाहरण लेकर के समझते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर HCl और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3COOH, ठीक है। इस HCl के मान लीजिए मैंने 10 अणु जल में घोले और इस CH3COOH के भी मान लीजिए मैंने 10 अणु जल के अंदर घोल दिए, ठीक है, घोल दिया। तो ये क्या हुआ, अपने धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हुआ सब। ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है और ये भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में है, और ये भी क्या हुआ, अपने धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हुआ। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं H+AQ के रूप में और CH3COO- एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। अब इसके 10 अणु खोले थे, इसके भी 10 अणु खोले थे, तो यहाँ पर हुआ क्या, देखो कि जैसे मान लीजिए 10 अणु आपने घोले तो इसके 10 के 10 अणु का ही आयनन हो गया, वियोजन हो गया या अपघटन हो गया। तो 10 तो आपको H+ आयन मिल गए और 10 ही क्या मिल गए, Cl- आयन मिल गए। यानी कि ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से वियोजित हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हैं पूर्ण रूप से अपघटित हो गया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो भाई पूर्ण रूप से इसका क्या हो गया, आयनन हो गया, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या हुआ
कि इसके 5 ही अणुओं का आयनन हो पाया और 5 अणु अभी भी इसके किस रूप में है, CH3COOH के रूप में है। तो ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ। ठीक है ना। तो देखो जब ये तो पूर्ण रूप से वियोजित हुआ तो 10 H+ आयन निकल गए, 10 Cl- आयन निकल गए, लेकिन ये पूर्ण रूप से वियोजित तो हो ही नहीं पाया, तो इसके 5 H+ निकले और 5 CH3COO- निकले। बाकी के 5 अणु जैसे के जैसे इसके अंदर क्या है, विद्यमान है अवियोजित या आणविक अवस्था के रूप में। कौन सी अवस्था के रूप में विद्यमान है, अवियोजित या आणविक अवस्था के रूप में क्या है, विद्यमान है। भाई ये अणु तो है, आणविक अवस्था में विद्यमान है कुछ मात्रा में। तो भाई जल में घुलने के बाद में जितने ज्यादा धनायन और ऋणायन मुक्त होते हैं ना, वो पदार्थ विद्युत धारा का उतना ही ज्यादा चालन करता है। तो जब ये पूरा ही विघटित हो गया, पूरा ही आयनित हो गया, तो ये विद्युत धारा का सीधी सी बात है ज्यादा चालन करेगा। और ये पूरा अपघटित नहीं हो पाया तो विद्युत धारा का क्या करेगा, कम चालन करेगा। तो प्रबलता और दुर्बलता की बात यहीं से शुरू करते हैं अपन। परबल अम्ल अपन किसे बोलेंगे, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। अपने नोट्स में ये बात डाल लेना, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद में पूर्ण रूप से वियोजित या अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। और इसके लिए दुर्बल अम्ल के लिए क्या लिखेंगे अपन, दुर्बल अम्ल के लिए क्या लिखेंगे भाई, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं और कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में ही रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। नोट्स में बात जाएगी कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित, ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं और कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अच्छा एक बात और है कि परबल अम्ल जल में घुलने के बाद में क्या करते हैं, अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे, H+ आयन। जबकि ये क्या करेंगे, H+ आयन कम मात्रा में देंगे। भाई देखो दोनों के ही हमने 10 अणु लिए थे, लेकिन इसने 10 H+ आयन 10 दे दिए और इसने H+ आयन कितने दिए, 5। तो ये अधिक मात्रा में दे रहा और ये कितनी मात्रा में दे रहा, कम मात्रा में दे रहा है। तो परबल अम्ल के लिए हमें पता है कि ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। परबल अम्ल जल में घुलने के बाद में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। परबल अम्लों के उदाहरण आपको बता देते हैं। तो परबल अम्लों के उदाहरण होता है, एक तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों अम्ल कौन से अम्ल होते हैं, परबल अम्ल होते हैं। ये कौन से अम्ल है, परबल अम्ल होते हैं। ठीक है। दुर्बल अम्ल के लिए हमें पता है कि ऐसे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं और कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में ही रह जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल जल में घुलने के बाद में कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। तो इनके भी यदि अपन उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण लिख सकते हैं, H2CO3, H2SO3, H3PO4 और CH3COOH। इसके अलावा एक और ले लो, HCOOH, है ना। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ये सब कौन से अम्ल है, दुर्बल अम्ल। ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल और परबल अम्ल वाली बात भी अपने समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात और आपको बता रहा हूं, उसको समझना।
देखो भाई, हमने पढ़ा कि कोई अम्ल है, उसको जल में घोला गया। जैसे ही हमने उसको जल में घोला तो वो H+ आयन देगा और साथ में क्या करेगा, जो भी संबंधित ऋणायन है, जैसे ये Cl- है तो ये दे देगा। अच्छा, आगे एक प्रोसीजर होता है, ये H+ आयन, इसकी बात करता हूं मैं। ये हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। पहले इसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। लेकिन जैसे H+ आयन निकला, H+ आयन बना, तो इसका बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, निकल गया। भाई हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही कक्षा होती है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और वो इलेक्ट्रॉन भी आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जैसे आप वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ये कक्षा भी इसकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन है जब तक कक्षा रहती है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कक्षा खत्म हो जाती है। तो अब हाइड्रोजन क्या बचा हुआ है, H+ आयन है, उसके अंदर क्या है, नाभिक है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन है। तो इसलिए आप H+ आयन को केवल प्रोटॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटॉन। क्यों, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये काफी ज्यादा सक्रिय भी होता है, तो इसका आप सक्रिय प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। भाई एक छोटा सा परमाणु, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने दे रखा है, नेगेटिव चार्ज उसके पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ, बिल्कुल नहीं है नेगेटिव चार्ज, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में नहीं है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को संभाल नहीं पाता है, पहले से बहुत छोटा है बेचारा, और उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज और लाद दिया तो ये बेचारा संभाल नहीं पाता है। तो ये क्या करता है, दूसरे साथी को पकड़ता है, किसी को थोड़ा सा चार्ज उसको बांटने के लिए, ताकि सारे मिलकर के इस चार्ज को संभाल सके। तो देखो ये क्या होता है, जल में तो घुला हुआ है ही, तो जल के अणु से ये अभिक्रिया कर लेता है। सक्रिय जो प्रोटॉन है या H+ आयन है, ये तुरंत जल के अणु से अभिक्रिया करता है और बनाता है H3O+। इसके पास में पॉजिटिव चार्ज था, संभाल नहीं पा रहा था, जल के साथ में मिल गया, H3O+ बन गया। अब ये इस चार्ज को संभाल सकता है। इस आयन को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का मतलब समझ गए, H3O+, इसे ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। इस आयन का भी एक नाम और है, हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोला जाता है, लेकिन ये आयन कौन सा, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखनी है कि कोई भी अम्ल है उसको जब जल में घोला गया है तो वो H+ आयन मुक्त तो कर देता है, लेकिन वो H+ आयन जो होता है सक्रिय प्रोटॉन होता है, बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, तो वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है, जल के एक अणु से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+ बना लेता है। ठीक है, तो ये तो बातें अपन ने कर ली आर्रेनियस अवधारणा के अनुसार अम्लों की। अब अपन बात करते हैं क्षार की, कि आर्रेनियस अवधारणा जो है क्षार के बारे में क्या कहती है। तो देखो भाई, आर्रेनियस अवधारणा के अनुसार अपन क्षार की बात करते हैं, तो क्षार के लिए आर्रेनियस अवधारणा ये कहती है कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, OH- को हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो यहां पर लिख देते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन, और OH- आयन के और भी नाम है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार और क्षारक एक ही बात होती है, कहीं पर आप क्षारक शब्द लिखा हुआ मिल जाए, एक ही मान लेना, क्षार और क्षारक एक ही बात है। तो वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं अपन।
जो जल में घुल करके क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो मैंने लिया NaOH, इसको घोला जल में घोलते ही इसने क्या किया, Na प्लस दिया हमें और साथ में इसने दिया OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, KOH इसको हमने घोला जल के अंदर, तो जल में घोलते इसने क्या दिया हमें, K प्लस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और OH माइनस वो भी एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ऐसे और उदाहरण लेते हैं अपन, तो हम ले लेते हैं NH4OH, इसको भी आपने एक्वा सॉल्यूशन कर दिया, तो ये आपको देता है NH4 प्लस अमोनियम आयन और साथ में आपको देता है ये OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन। आगे चलते हैं, तो मैंने लिया CaOH का होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, इसको हमने घोला जल में, तो ये हमें देता है Ca+2 और साथ में OH माइनस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। आगे चलते हैं, तो MgOH का होल ट्वाइस, इसका भी हमने जल में घोला, तो ये हमें देता है Mg+2 प्लस OH माइनस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। एक उदाहरण और ले लेते हैं, AlOH का होल थ्राइस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में, तो ये हमें देता है Al+3 प्लस OH माइनस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, देखते हैं इसको भी। भाई ये सोडियम धनायन के रूप में निकल गया, OH माइनस के रूप में निकल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं अपन इसको। KOH है तो K प्लस के रूप में निकल गया, OH माइनस के रूप में निकल गया, तो इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। NH4 प्लस और OH माइनस, NH4 प्लस OH माइनस, इसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों समीकरण तो बैलेंस आपके, सोडियम इधर एक है, इधर एक है, उधर एक है, इधर एक है, दोनों बराबर है, सब बराबर है, चार्ज भी बराबर है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा उधर से। इनको देखते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ कैल्शियम एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ, 2 लगा दिया मैंने, तो OH इधर भी 2 थे और इधर भी 2 हो गए। अब बैलेंस वो चार्ज भी देख लो, तो +2 चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन 2 से गुणा है तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे। इसको भी बैलेंस करते हैं, तो Mg है जैसे कि जैसे OH के ट्वाइस है, तो यहाँ पर मैं फिर क्या कर देता हूँ, 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो चार्ज देख लो, +2 है और इसके ऊपर माइनस है, लेकिन ये 2 से गुणा तो -2 हो जाएंगे, +2 -2 कैंसिल, और AlOH का होल थ्राइस है, तो इसको मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ। भाई 3 है ना, 3 से गुणा किया, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, +3 है और ये -1 है, लेकिन ये किससे गुणा, 3 से, तो -3 + 3 कैंसिल। तो इसी तरीके से आप देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी या भुजा चूना बोला जाता है इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी पदार्थ जल में घुल करके क्या कर रहे हैं, OH माइनस दे रहे हैं। जल में घुल करके क्या कर रहे हैं, ये OH माइनस दे रहे हैं, तो ये सभी क्या है, अम्ल है। अच्छा देखो, OH माइनस में 2 परमाणु हैं, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिला करके, तो इनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों मिलकर के इस नेगेटिव चार्ज को संभाल सकते हैं। तो जैसा अम्ल में वो H+ आयन जाकर के जल से अभिक्रिया कर लिया था ना, वैसे ये नहीं करेंगे, ये इसी रूप में रहेंगे, OH माइनस के रूप में ही रहेंगे। अब आगे देखो, तो ये दोनों जो है इनको तो अपन बोलते हैं प्रबल क्षार, और ये बाकी के बचे हुए हैं इनको बोला जाता है दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किस आधार पर बोलते हैं, लॉजिक वही रहेगा, तो पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर समझाते हैं उसको भी। ठीक है, मिटाऊं, तो अब अपन प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात करते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो बात वही है कि जो क्षार होते हैं इनका भी जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है, कुछ का जलीय विलयन विद्युत धारा का कम चालन कर पाता है और कुछ का जलीय विलयन विद्युत धारा का अधिक चालन कर पाता है। तो कारण वही रहेगा कि जो जल में घुलने के बाद में ज़्यादा मात्रा में धनायन और ऋणायन देंगे वो विद्युत धारा का ज़्यादा चालन करेंगे, और जो कम मात्रा में धनायन और ऋणायन देंगे वो विद्युत धारा का कम चालन करेंगे। तो वैसे ही उदाहरण अपन ले लेते हैं पहले के जैसे ही, जैसे मैंने ले लिया NaOH, इसको हमने एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जल में घोला तो
क्या हुआ, Na प्लस मिला एक्वा सॉल्यूशन के रूप में और साथ में हमें मिला OH माइनस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, यहां पर दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूं NH4OH, है ना। तो इसको भी हमने जल में घोला, जल में घोलने पर हमें क्या मिल गया, तो हमें मिल गया NH4 प्लस प्लस OH माइनस एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। इसके मान लीजिए मैंने 10 अणु लिए, 10 अणु लिए तो मुझे 10 Na प्लस मिल गया और 10 ही OH माइनस मिल गया। इसके भी मान लीजिए मैंने 10 ही अणु लिए थे लेकिन मुझे 5 तो NH4 प्लस मिला, 5 OH माइनस मिला और 5 अणु जैसे के जैसे किस रूप में है, NH4OH के रूप में ही विद्यमान है। किस रूप में विद्यमान है, NH4OH के रूप में ही विद्यमान है। तो हमें पता पड़ गया कि ये तो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया है और ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाया है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि ऐसे क्षार जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, वियोजित बोल दो, अपघटित बोल दो या आयनित बोल दो, हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, परबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात वही हो जाएगी कि भाई परबल क्षार जो होते हैं अधिक मात्रा में क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। परबल क्षार अधिक मात्रा में क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो परबल क्षार के उदाहरण आपको बता दें, परबल क्षार में 2 क्षार आपको याद रखने हैं, NaOH और KOH। ठीक है, इधर से दुर्बल क्षार, तो इसके लिए अपन क्या लिख दें कि ऐसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं तथा कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में रहते हैं। आणविक अवस्था में रहते हैं, क्या कहलाएंगे वो, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अम्ल की परिभाषा भी ठीक इसी तरीके से लिखा था अपन ने, बस क्षार शब्द की जगह अम्ल शब्द प्रयोग में लिया था हमने। ठीक है ना, क्षार की जगह अम्ल शब्द। ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वो परबल अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं तथा कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बस अम्ल की जगह क्षार की जगह अम्ल शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि ये क्या करेंगे, जल में घुलने के बाद में कम मात्रा में OH माइनस आयन देंगे। तो इनके उदाहरण अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में। देखो क्या लोगे, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, यहां पर ले लेते हैं अपन MgOH का होल ट्वाइस, और लास्ट ले लेते हैं AlOH का होल थ्राइस। ये सब कौन से क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो परबल और दुर्बल वाली बात अपने समझ में आ गई कि जो परबल है वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे और जो दुर्बल है वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे, कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में रह जाएंगे, चाहे वो अम्ल रहा हो चाहे क्षार रहा हो। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, उसके बाद में अपन इस अवधारणा के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
ठीक है, नोट कर लिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब अपन बात करते हैं कि आरेनियस अवधारणा उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो अम्ल और क्षार के बीच में अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया होती है, उसके बारे में ये अवधारणा क्या कहती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करता हूं मैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये अवधारणा ये कहती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ और OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर लेवे। किसका निर्माण कर लेवे? जल का निर्माण कर लेवे। बस उसी अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या कर ले? जल का निर्माण कर ले। तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ मैंने कोष्टक में L लिखा है, इसका मतलब है कि द्रव रूप में मिलेगा। L का मतलब लिक्विड, द्रव। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ उदाहरण हम आपको बताता हूं मैं, जिसमें H+ और OH- आपस में जुड़ करके क्या कर लेते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं, एक उदाहरण तो मैं ये ले लेता हूं, HCl + NaOH। एक तो ये ले लिया मैंने उदाहरण, और एक मैं ले लेता हूं दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूं H2SO4 + NH4OH। दो उदाहरण ले लिए मैंने। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है। तो अभिक्रिया कैसे बनाओगे आप? तो पहले आप एक काम करना, इनको मूलक में तोड़ लेना। जैसे इसमें H+ है और Cl- है, इसमें क्या है? Na+ है और OH- है। मूलक में आपने तोड़ लिया दोनों को। इसके बाद में आपको क्या करना है? इन दोनों को पकड़ना है साथ में, इसका धनायन और इसका ऋणायन। तो आपने धनायन और ऋणायन ले लिया साथ में। तो पहले धनायन लिखा जाता, ऋणायन बाद में लिखा जाता। तो मैं लिख लेता हूँ Na+ और Cl- प्लस H+ और OH- जो बचा हुआ है H+ और OH-। ठीक है, अब यही अणुसूत्र ऊपर लिख लेता हूँ। Na+ और Cl- का अणुसूत्र तो बनेगा NaCl, और H+ और OH- का अणुसूत्र बनेगा HOH। ठीक है, तो देखो इसमें हुआ है वास्तव में ऐसा कि H+ और OH- दोनों ने अभिक्रिया करके जल बनाया है। उसको मतलब नहीं है कि Na+ और Cl- भी अभिक्रिया करके लवण बना रहे, उसको इससे मतलब नहीं। उसको तो ये चाहिए कि H+ और OH- आपस में अभिक्रिया करके क्या बना ले? जल बना ले। बस वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अरेनियस के अनुसार ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है बिल्कुल, क्योंकि इसमें H+ और OH- आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। दूसरी रिएक्शन बना लेते हैं इसी तरीके से। तो पहले इसको मूलक में आप तोड़ोगे, मूलक में तोड़ोगे, अणुसूत्र बनाओगे, तो ही समीकरण सही बन पाएगा। तो देखो इसमें दो मूलक है, H+ और SO4-2। इसमें भी दो मूलक है, NH4+ और OH-। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम इन दोनों को पकड़ते हैं, ये दोनों साथ में रहने चाहिए। तो NH4+ है, देखो NH4+ है और SO4 क्या है? -2 है। एक मिनट अणुसूत्र बना के आपको बता देता हूँ मैं। चलो बाद में बता देंगे इसको, अणुसूत्र भी बना के बता दूंगा। पहले इनको लिख लेते हैं साथ में। तो हमारे पास में क्या है? NH4+ और SO4 क्या है? -2 है, और प्लस यहाँ पर H+ और OH-। ये साइड के बच्चे भी ले लिए मैंने उधर। तो अणुसूत्र बना ले पहले इनका। तो अणुसूत्र देखो कैसे बनाते हैं आप। भाई NH4+ है और SO4-2 है। तो देखो NH4+ मैंने नीचे उतारा और SO4-2 है। तो -2 को और +1 को छोड़ करके जैसे कि जैसे नीचे उतारा। दोनों ही जटिल मूलक है ये। इनमें दो तत्वों के परमाणु विद्यमान है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इसका 2 तो मैं यहाँ लाऊंगा
और इसका एक यहाँ ले जाऊंगा तो अणु सूत्र क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस, और इसके बाहर क्या है, एक है, तो इस एक की आवश्यकता नहीं है, कोष्ठक की आवश्यकता भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे SO4। भाई कोष्ठक के बाहर एक होता तो एक को हटा दिया जाता है, और जैसे एक हटाया जाता है तो साथ में कोष्ठक भी हटा दिया जाता है। कोष्ठक के बाहर 2 3 4 5 कुछ रहता है तो कोष्ठक भी रहेगा और वो अंक भी रहेगा। तो आप समझ सकते हो इसका अणुसूत्र क्या बन के आएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो देखो यहाँ पर अणुसूत्र लिख देता हूँ मैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस HOH लिख दूँ अब, HOH, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि H प्लस आइन और OH माइनस आइन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। तो ये भी आर्हेनियस के अनुसार क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। समीकरण को बैलेंस भी करना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला तो बैलेंस था खुद ब खुद ही। देखो इधर हाइड्रोजन एक, इधर एक और एक, ये OH का, तो हाइड्रोजन देखो 2 है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, Cl देखो 1 है तो ये 1 रहा, सोडियम 1 है तो ये 1 रहा, और ऑक्सीजन 1 है तो ये 1 रहा, ठीक है। इसको बैलेंस करना है बस, तो बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखो इधर कितने 2 और 1 3, NH4 का तो इसके साथ में ही रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दो NH4 वाले को। तो हाइड्रोजन इधर 2 और 1 3, और जबकि उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है। तो यदि मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, सॉरी इसको रहने देते हैं अभी। तो हाइड्रोजन उधर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सल्फर का 1 परमाणु है इधर और इधर भी 1 परमाणु, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी कितने हैं, 4 है। ये SO4 पूरा एक साथ देख लेवे, ये SO4 पूरा एक साथ देख लेवे। अब NH4 को देखो, आप तो इससे होगा बैलेंस ये सही। तो यहाँ 2 लगा दूँ मैं भाई, NH4 हो गया पूरा 2, है ना। अब इसको देख लो, आगे कोई भी असंतुलित रहा है तो वो देख लो। तो देखो हाइड्रोजन को देखता हूँ पहले, 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, कितने हो गए, 4 हो गए। इस NH4 वाले हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद में 2 तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास में, 4 हो गए भाई, 2 तो ये है ही, 2 से गुणा हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन अपना हो गया सेफ। SO4 को पूरे के एक साथ देख लो, या इधर 1 है और इधर भी 1 है, SO4 पूरा, ठीक है। और तो कुछ बचा है ही नहीं था, अमोनियम को पूरे को एक साथ कर ही दिए हैं। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है अभी आपका क्या है, संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेवें। उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए क्या कहा है आर्हेनियस ने, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये नोट्स में डाल लेना बात, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये परिभाषा किसके अनुसार है, आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार है। तो ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो ये परिभाषा डालने के बाद में। उसके बाद में एक छोटी सी कमी है इसकी, वो बताते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट किया आपने, ठीक है। तो मैं कमी बताता हूँ इसकी। कि कमी या सीमाएं, कमी या सीमाएं। तो कमी क्या है इसकी, देखो H प्लस आयन रहित अम्ल, जैसे मैं आपको बताता हूं CO2 SO2, ठीक है, और OH माइनस आयन रहित क्षार, जैसे इसमें मैं उदाहरण ले लेता हूं NH3 का, और ऐसे ही एक और ले लेते हैं, ले लिया जैसे मैंने CuO, ठीक है। अम्ल में एक और ले लेता हूं BF3। तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में घुलने के बाद में H प्लस आयन नहीं देते हैं,
और कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में घुलने के बाद में OH माइनस आयन नहीं देते हैं, जैसे CO2, SO2, BF3, ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनमें आपको H+ तो दिख रहा ही नहीं है कहीं पर भी, हाइड्रोजन तो है ही नहीं इनमें कहीं पर भी। ऐसे ही OH माइनस रहित क्षार होते, कुछ क्षार होते ही ऐसे हैं जिनमें OH माइनस आयन पाया ही नहीं जाता, जैसे NH3, इसमें OH कहाँ से निकालोगे बाप, CuO, तो इसमें OH है ही नहीं। तो H+ आयन रहित अम्लों की अम्लीय प्रकृति और OH माइनस आयन रहित क्षारों की क्षारीय प्रकृति को इस सिद्धांत के आधार पर, इस संकल्पना के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। इसकी कमी क्या है कि H+ आयन रहित अम्लों की अम्लीय प्रकृति तथा OH माइनस आयन रहित क्षारों की क्षारीय प्रकृति को इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। इस सिद्धांत की ये कमी है भाई, ठीक है। तो ये सिद्धांत हो गया आपका आरेनियस के अनुसार, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ा है। तो हमने क्या बताया कि जो पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन दे देते हैं वो अम्ल है। फिर परबल और दुर्बल अम्ल की बात करी, जल में जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे ऐसे अम्ल तो परबल है, और जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाएंगे वो कौन से अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। एक हमने H+ आयन की बात करी थी भाई, वो H+ आयन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन बना लेता है। इसके बाद में क्षार की बात करी, तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, परबल क्षार। तो ऐसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए वो परबल क्षार है, और ऐसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाए, कुछ मात्रा में अवियोजित या आणविक अवस्था में रहे, वो दुर्बल क्षार है, ठीक है। फिर हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात कर ली भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें H+ और OH माइनस आयन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर ले, आरेनियस अवधारणा के अनुसार वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उसमें कुछ उदाहरण में अपन ने देखा कि कैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, तो H+ और OH माइनस आयन आपस में अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, जल का निर्माण कर लेते हैं। लास्ट में हमने कमी देख ली है कि इस अवधारणा के द्वारा H+ आयन रहित अम्ल की अम्लीय प्रकृति तथा OH माइनस आयन रहित क्षार की क्षारीय प्रकृति को नहीं समझाया जा सकता है। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है कि यह अवधारणा सन 1887 में दी गई थी, और सबसे पहले अम्ल और क्षार को परिभाषित ही आरेनियस ने किया था। जो वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया वो सबसे पहले किसने किया, आरेनियस ने किया, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो है उसमें ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एक बात और नई सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।